लोक व्यवहार, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की कला। भाग 1, अध्याय 1। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक जबरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे क्राले को घेर लिया था। वह हत्यारा, जो न सिगरेट पीता था न ही शराब, अब चारों तरफ से घिरा हुआ था और वेस्ट एंड एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। वह ऊपरी मंजिल पर छुपा था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टीयर गैस का इस्तेमाल करके इस पुलिस वालों के नामी हत्यारे को निकालना चाहा। उन्होंने आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात कर दी। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक न्यूयॉर्क के एक रहवासी इलाके में पिस्तौल और मशीन गन से गोलियां चलती रही। क्राले एक कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 से अधिक रोमांचित लोग इस रोचक मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह का नजारा न्यूयॉर्क में पहले कभी नहीं देखा गया था। जब क्राले को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर E.P. मरोनी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था, वह पंख फड़फड़ाने की आवाज पर ही किसी को मौत के घाट उतार देता था। परंतु दुनाली बंदूक क्राले खुद को क्या समझता था, हम यह जानते हैं, क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी उसने एक पत्र लिखा। जब वह यह पत्र लिख रहा था तो उसके घावों से बहते खून के निशान इस पत्र पर छूट गए। इस पत्र में क्राले ने कहा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह लिखने के कुछ समय पहले की बात है। क्राले लॉन्ग आइलैंड पर देहात की सूनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आया और उसने क्राले से लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। बिना कुछ कहे क्राले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर जमीन पर गिर गया तो क्राले कार से नीचे कूदा। उसने अफसर का रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी। और यही निर्मम हत्यारा अब कह रहा था, मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्राले को मौत की सजा सुनाई गई। जब उसे सिंग सिंग जेल में मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था तो क्या उसने यह कहा, यह लोगों को मारने की सजा है? नहीं, उसने कहा, यह खुद को बचाने की सजा है। इस कहानी का संदेश यह है, दुनाली बंदूक क्राले खुद को किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। क्या यह अपराधियों में असामान्य बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुने। मैंने लोगों का भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए। वे सुख से रह सकें और इसके बदले में मुझे गालियां सुनने को मिलती है और पुलिस से छुपे छुपे फिरना पड़ता है। यह वाक्य अल कैपोन के है, जो अमेरिका का सबसे कुख्यात बदमाश था। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंग लीडर नहीं था, परंतु अल कैपोन खुद को दोषी या अपराधी नहीं मानता था। वह खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसे जनता ठीक से समझ नहीं पाई। और यही न्यूयॉर्क में गैंगस्टर की गोलियों से मरने से पहले डच शुल्टर ने कहा। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच शुल्टर ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह जनता की भलाई करता है और उसे इस बात का पूरा यकीन था। मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क की बदनाम सिंग सिंग जेल के वार्डन
लुइस लास से लंबा पत्र व्यवहार किया है। वे कहते हैं सिंह सिंह जेल के बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वे उसी तरह इंसान हैं जैसे कि आप और मैं। इसलिए वे तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। वे आपको यह बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों के द्वारा अधिकांश अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर अल कैपोन, दुनाली बंदूक क्राले, डच शुल्टर और जेल की दीवारों में कैद कुख्यात अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो वे लोग क्या करते हैं जिनसे आप और हम लोग मिलते हैं। अमेरिकी स्टोर की चेन के संस्थापक जॉन वानामेकर ने यह स्वीकार किया था। 30 साल पहले मैंने समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है। मेरे पास अपनी खुद की सीमाओं को ही पार करने की मुसीबत काफी है और मैं इस बात पर सिर नहीं धुनता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा नहीं दिया है। वानामेकर ने यह सबक जल्दी सीख लिया, परंतु मुझे यह सबक सीखने में 33 साल लगे, जिस दौरान मुझसे ढेरों गलतियां हुई। और तब जाकर मैं यह समझ पाया कि 100 में से 99 लोग किसी की बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत हों, परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। किसी की आलोचना करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्निकर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वह उस जानवर से ज्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बाद में हुए अध्ययनों से यह पता चला कि यही इंसान के बारे में भी सही है। आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, अलबत्ता संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। एक और महान मनोवैज्ञानिक हैंस सेल्वे ने कहा है, जितने हम सराहना के भूखे होते हैं, उतने ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। एडिन, ओक्लाहोमा के जॉर्ज बी. जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हों, तो कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वे जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे कि वह नियमों का पालन करें। परिणाम यह होता था कि कर्मचारी मन मारकर उनके आदेश का पालन तो करते थे, परंतु अक्सर उनके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से हटा देते थे। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा, तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को यह बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं कि आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप थियोडोर रूजवेल्ट और राष्ट्रपति टेफ्ट के विवाद को लें। एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिकन पार्टी में विभाजन करवा दिया, वुडरो विल्सन को व्हाइट हाउस में बैठा दिया और प्रथम विश्व युद्ध में
बड़े चमकदार अक्षरों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी और इतिहास का रुख बदल दिया। जब रूजवेल्ट 1908 में व्हाइट हाउस से बाहर गए तो उन्होंने टैफ्ट का समर्थन किया, जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर रूजवेल्ट शेरों का शिकार करने अफ्रीका चले गए। लौटने पर उन्होंने जब हालात देखे तो वे बरस पड़े। उन्होंने अनुदारवाद के लिए टैफ्ट की आलोचना करनी शुरू कर दी और तीसरी बार खुद राष्ट्रपति बनने की कोशिश की। उन्होंने बुल मूस पार्टी का गठन किया और जीओपी को लगभग ध्वस्त कर दिया। अगले चुनाव में विलियम हार्वर्ड टैफ्ट और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह हार हुई और उसे केवल 2 राज्यों वर्मांट और ऊटा में ही सफलता मिली। इस पार्टी की अब तक की यह सबसे शर्मनाक हार थी। इस हार के लिए रूजवेल्ट ने टैफ्ट को दोषी ठहराया, परंतु क्या राष्ट्रपति टैफ्ट ने खुद को दोषी माना? बिल्कुल नहीं। आंखों में आंसू भरकर रुंधे गले से टैफ्ट ने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। दोष किसका था, रूजवेल्ट का या टैफ्ट का? सच कहूं तो मैं नहीं जानता और न ही मुझे इसकी परवाह है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि रूजवेल्ट की आलोचना टैफ्ट से यह नहीं मनवा सकी कि दोष उनका था। इससे सिर्फ यही हासिल हुआ कि टैफ्ट खुद के बचाव में तर्क देने लगे और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। टीपोट डोम ऑयल स्कैंडल को ही लें। 1920 के दशक की शुरुआत में यह अखबारों की सुर्खियों में था। इसने देश को हिलाकर रख दिया। लोगों की याददाश्त में अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा स्कैंडल पहले नहीं हुआ था। यहाँ पर इस स्कैंडल के तथ्य बताए जा रहे हैं। हार्डिंग के कैबिनेट के मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को एक एल्फ हिल और टीपोट डोम में तेल के सरकारी भंडारों को लीज पर देना था। ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के भविष्य के उपयोग के लिए अलग रख दिया गया था। क्या फॉल ने इनकी नीलामी की या इनके लिए टेंडर बुलवाए? नहीं, इसके बजाय उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड एल डोहेनी को यह फायदेमंद ठेका तस्तरी में रखकर दे दिया। और डोहेनी ने क्या किया? उसने तत्काल फॉल को $10 लाख दे दिए और इसे लोन का नाम दिया। फिर फॉल ने जिले की यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स को यह आदेश दिया कि वे एल्क हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का फायदा उठा रहे प्रतियोगियों को उस जगह से हटा दे। जब प्रतियोगी कंपनियों को बंदूकों और संगीनों की नोक पर वहां से हटाया गया तो उन्होंने दुखी होकर अदालत की शरण ली। तब जाकर टीपोट डोम स्कैंडल का भंडाफोड़ हुआ। इससे इतना हंगामा हुआ कि हार्डिंग सरकार खतरे में पड़ गई। पूरा देश कांप गया। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधकार में नजर आने लगा और अल्बर्ट बी फॉल को जेल जाना पड़ा। फॉल की हर जगह निंदा हुई। इतनी निंदा सार्वजनिक जीवन में बहुत कम लोगों को सहनी पड़ती थी, परंतु क्या उन्हें कभी कोई पश्चाताप हुआ? कभी नहीं। सालों बाद हर्बर्ट हूवर ने एक सामाजिक भाषण में यह कहा कि प्रेसिडेंट हार्डिंग की मृत्यु किसी दोस्त के विश्वासघात के कारण मानसिक आघात पहुंचने से हुई। जब मिसेस फॉल ने यह सुना तो वे अपनी कुर्सी से कूद पड़ी। रोते हुए अपनी मुट्ठी आसमान की ओर तानते हुए वे चीखी, क्या हार्डिंग के साथ फॉल विश्वासघात करेंगे? असंभव। मेरे पति ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। सोने से भरा यह घर भी मेरे पति से कोई गलत काम नहीं करवा सकता। उल्टे उन्हीं के साथ विश्वासघात किया गया है और उन्हें बलि का बकरा बनाकर सूली पर चढ़ाया गया है। तो यही होता है, यही मानव स्वभाव है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। हम सब यही करते हैं। इसलिए अगली बार जब हमारी इच्छा किसी की आलोचना करने की हो तो हम अल कोपेन, दुनाली बंदूक क्राले और अल्बर्ट हॉल को याद रखें। हमें यह एहसास होना चाहिए
कि आलोचना बूमरैंग की तरह होती है, यह लौटकर हमारे ही पास आ जाती है। यानी बदले में वह व्यक्ति हमारी आलोचना करना शुरू कर देता है। हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या हम जिसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वह जवाब में खुद की सफाई में कुछ तर्क देगा या फिर विनम्र टेफ्ट की तरह यही कहेगा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। 15 अप्रैल 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉजिंग हाउस के हॉल में रखा हुआ था। यह हॉल फोर्ड थिएटर के सामने था, जहां जॉन विल्किस बूथ ने उन्हें गोली मारी थी। लिंकन का लंबा शरीर एक बिस्तर पर रखा था, जो उनके शरीर के हिसाब से काफी छोटा था। रोजा बानहर की प्रसिद्ध पेंटिंग द हॉर्स फेयर की सस्ती नकल बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और एक गैस बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। लिंकन के पार्थिव शरीर के सामने खड़े रक्षा मंत्री स्टैटन ने कहा, लोगों के दिल जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक अब दुनिया में नहीं रहा। लिंकन लोगों का दिल किस तरह जीत लेते थे, उनकी सफलता का राज क्या था? मैंने 10 साल तक लिंकन की बहुत सी जीवनियां पढ़ी है और एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में पूरे 3 साल लगाए हैं। मेरा विश्वास है कि मैंने लिंकन के व्यक्तित्व और उनके घरेलू जीवन का जितना विस्तृत अध्ययन किया है, उतना शायद ही किसी ने किया होगा। मैंने लोगों के साथ व्यवहार करने की लिंकन की कला का भी विशेष अध्ययन किया। क्या लिंकन आलोचना करते थे? हाँ, इंडियाना की पिजन क्रीक वैली में अपनी जवानी के दिनों में वे न सिर्फ लोगों की आलोचना करते थे, बल्कि पत्रों और कविताओं में लोगों का मखौल उड़ाते हुए उन्हें छपवाते भी थे। एक बार ऐसे ही एक पत्र ने नफरत की ऐसी आग भड़का दी जो जीवन भर जलती रही। जब लिंकन इलियान में वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे, तब भी वे खुलेआम अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे और उन्हें अखबारों में छपवाते थे। परंतु एक बार बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। 1842 में लिंकन ने जेम्स शील्ड्स नाम के दंभी और नक्चड़े राजनेता पर व्यंग किया। लिंकन ने एक गुमनाम पत्र के माध्यम से यह व्यंग भेजा, जो स्प्रिंगफील्ड जर्नल में छपा। पूरा शहर शील्ड्स पर हंस रहा था। संवेदनशील और दंभी शील्ड्स आग बबूला हो गया। उसने पता लगा लिया कि पत्र किसने लिखा था। वह अपने घोड़े पर चढ़ा और उसने लिंकन को ढूंढकर उनके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके पास बिना सम्मान खोए इससे बचने का रास्ता भी नहीं था। उन्हें हथियारों का विकल्प दिया गया। चूंकि उनकी बाहें लंबी थी, इसलिए उन्होंने तलवारबाजी को चुना। उन्होंने एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था, उस दिन वे और शील्ड मिसिसिपी नदी के किनारे मिले और उनमें से एक की मृत्यु तय थी। परंतु आखिरी मिनट में साथियों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। लिंकन के जीवन की यह सबसे विकट घटना थी। इसने उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करने की कला का एक अनमोल सबक सिखा दिया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी का मखौल नहीं उड़ाया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी की आलोचना नहीं की। गृह युद्ध के दौरान लिंकन पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक नए जनरल को नियुक्त करते रहे और हर जनरल मैक्लेलन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीड ने इतनी बड़ी गलतियां की कि लिंकन हताशा में फर्श पर इधर से उधर चक्कर काटते रहे। आधा देश इन अयोग्य सेनापतियों को लानते भेज रहा था, परंतु लिंकन, जिनके हृदय में किसी के लिए दुर्भावना नहीं थी बल्कि सबके लिए सद्भावना थी, शांत रहे। उनका प्रिय कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना न हो। जब मिसेज लिंकन और दूसरे लोग
दक्षिणी प्रांतों के लोगों की आलोचना करते थे तो लिंकन जवाब देते थे, उनकी आलोचना मत करो, अगर हम इन परिस्थितियों में होते तो हम भी वैसे ही होते। परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास आलोचना के अवसर थे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति लिंकन थे। हम सिर्फ एक उदाहरण से यह समझ सकते हैं। गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात को जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगा। तूफानी बादलों के कारण हुई तेज बारिश से बाढ़ आ गई। जब ली अपनी पराजित सेना के साथ पोटोमैक पहुंचा तो उसने देखा बाढ़ से उफनती नदी है जिसे पार करना संभव नहीं है और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली बुरी तरह फंस चुका था, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन यह बात समझ गए। यह ईश्वर की कृपा से मिला एक सुनहरा मौका था, ली की सेना को हराने का अवसर, जिससे युद्ध तत्काल समाप्त हो जाता। इसलिए दिल में आशा का सैलाब लिए हुए लिंकन ने जनरल मीड को आदेश दिया कि वे युद्ध के बारे में कोई मीटिंग न करें, बल्कि तत्काल ली पर हमला कर दें। लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राफ कर दिया और फिर एक विशेष संदेशवाहक को मीड के पास भेजकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। और जनरल मीड ने क्या किया? उसे जो आदेश मिले थे उसने उसके ठीक विपरीत काम किया। लिंकन के मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की मीटिंग बुलाई। वह हमला करने में झिझका, उसने टालमटोल की, उसने सब तरह के बहाने बनाकर उन्हें टेलीग्राफ किया। उसने ली पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ नदी पार करके सुरक्षित निकल गया। लिंकन गुस्से से पागल हो गए। इसका क्या मतलब है? लिंकन अपने पुत्र के सामने चीख रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? कितना सुनहरा मौका था, दुश्मन हमारी गिरफ्त में था, हमें सिर्फ अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हमने उसे अपने हाथों से निकल जाने दिया। मेरे आदेशों के बावजूद मेरी सेना टस से मस नहीं हुई। परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी जनरल ली को हरा सकता था। अगर मैं वहां होता तो मैंने खुद उसे अपने हाथों से कोड़े लगाए होते। घोर निराशा में लिंकन बैठे और उन्होंने मीड को यह पत्र लिखा। और याद रहे, अपने जीवन के इस दौर में लिंकन बेहद संयत थे। उनकी शब्दावली बेहद शालीन और संयमित हुआ करती थी। 1863 में लिंकन का लिखा वह पत्र गंभीरतम आलोचना से कम नहीं था। प्रिय जनरल, मुझे नहीं लगता कि ली के बच निकलने की गंभीरता से आप परिचित हैं। वह हमारी मुट्ठी में था और उसे पकड़ लेने से युद्ध समाप्त हो जाता, परंतु अब युद्ध लंबे समय तक चलता रहेगा। जब आप पिछले सोमवार को नदी के इस तरफ ली पर हमला नहीं कर सके, तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वह नदी के उस पार सुरक्षित निकल गया है और आप अपनी 2/3 से ज्यादा सेना उस पार नहीं ले जा सकते? ऐसी आशा करना निश्चित रूप से अतार्किक है और मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा कुछ कर पाएंगे। सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल चुका है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। जनरल मीड को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा? मीड को यह पत्र कभी नहीं मिला। लिंकन ने इसे भेजा ही नहीं। यह पत्र लिंकन की मौत के बाद उनकी फाइलों में मिला। मेरा अंदाजा है, और यह सिर्फ अंदाजा है, कि यह पत्र लिखने के बाद लिंकन ने खिड़की से बाहर देखा होगा और खुद से कहा होगा, 1 मिनट, शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूं। व्हाइट हाउस के शांत माहौल में बैठकर मीड पर हमला करने की सलाह देना मेरे लिए आसान है, परंतु अगर मैं गेटिसबर्ग में होता और अगर मैंने इतना खून खराबा देखा होता जितना मीड ने पिछले हफ्ते के दौरान देखा है, अगर मेरे कानों में भी घायलों और मरने वालों की चीख पुकार गई होती, तो शायद मैं भी हमला करने के लिए तत्पर नहीं होता। अगर मैं मीड की तरह
सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का होता तो शायद मैंने भी वही किया होता जो उसने किया था। वैसे भी अब मौका हाथ से निकल चुका है। अगर मैं यह पत्र भेज दूंगा तो इससे मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, पर इससे मीड को बहुत ठेस पहुंचेगी। वह मेरी आलोचना करेगा और खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। इसलिए इससे दुर्भावना पैदा होगी। सेनापति के रूप में मीड की उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित होगी और इसके बाद वह शायद सेना से इस्तीफा दे दे। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, लिंकन ने पत्र को एक तरफ रख दिया। कटु अनुभव से वे यह जानते थे कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेमानी होती है और उनसे कोई लाभ नहीं होता। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन कभी कभार अपना आपा खो बैठते थे। वे गुस्से में इतने गर्म पत्र लिखते थे कि कागज तक जलने लगता था। उदाहरण के तौर पर एक बार उन्होंने गुस्से में एक व्यक्ति को लिखा, आपको तो जिंदा दफना देना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे बता दें ताकि मैं बाकी इंतजाम कर दूं। एक और मौके पर उन्होंने एक संपादक को पत्र लिखकर यह बताया कि उनका प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग और विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है। ट्वेन ने आदेश दिया, अगली बार आप मेरे लिखे अनुसार ही छापें और प्रूफ रीडर से कहें कि वह अपने सुझावों को अपने सड़े हुए दिमाग में ही रखें। इस तरह के जहर बुझे पत्र लिखने से मार्क ट्वेन को राहत मिलती थी। इससे उनके दिल की भड़ास निकल जाती थी और उनसे कोई नुकसान भी नहीं होता था, क्योंकि मार्क की पत्नी ऐसे पत्रों को चुपके से फाड़ दिया करती थी। उन्हें कभी डाक के डिब्बे में डाला ही नहीं जाता था। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छा विचार है। मैं भी इसके पक्ष में हूं, परंतु क्यों न खुद से ही शुरुआत की जाए। विशुद्ध स्वार्थी ढंग से सोचें तो भी दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, और कम खतरनाक भी। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब आपके खुद के घर की सीढ़ियां ही साफ न हो तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत मत करो। जब मैं युवा था और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस नाम के लेखक को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा। मैं लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था और मैंने डेविस से उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछा। कुछ सप्ताह पहले ही मुझे किसी का ऐसा पत्र मिला था जिसके नीचे लिखा था, डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। मैं इस वाक्य से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि लेखक बहुत बड़ा और व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, तभी उसने ऐसा लिखा। मैं कतई व्यस्त नहीं था, परंतु मैं रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर इंप्रेशन जमाना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी छोटी चिट्ठी के आखिर में यह शब्द लिख दिए, डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। उसने मेरे पत्र का जवाब देने का कष्ट नहीं किया। उसने इस पत्र के आखिर में एक लाइन लिखकर लौटती डाक से मेरे पास भिजवा दिया, आपके बैड मैनर्स का कोई जवाब नहीं। बात सच थी, मैंने गलती की थी और शायद मेरी भर्त्सना भी होनी चाहिए थी, परंतु चूंकि मैं इंसान था इसलिए मुझे इस बात का बुरा लगा। मुझे इतनी चोट पहुंची थी कि जब 10 साल बाद मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस की मौत की खबर पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था और मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है, वह चोट जो उन्होंने मुझे पहुंचाई थी। अगर आप और मैं कल किसी के मन में अपने लिए विद्वेष पैदा करना चाहते हो जो दशकों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे, तो हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचना करनी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही या जायज है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम भावनात्मक लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, जिनमें पूर्वाग्रह भी है, खामियां भी हैं, गर्व और अहंकार भी है। कटु आलोचना के कारण ही थॉमस हार्डी जैसे अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार ने उपन्यास लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आलोचना के कारण ही अंग्रेज कवि थॉमस चटर्टन ने आत्महत्या कर ली। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अपनी युवावस्था में अभद्र थे, आगे चलकर इतने कूटनीतिक बन गए, लोगों के साथ व्यवहार करने में इतने कुशल हो गए कि उन्हें फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया। उनकी सफलता का राज क्या था, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, उनका कहना था, और हर एक के बारे में अच्छा ही बोलूँगा। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है, और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। परंतु समझने और माफ़ करने के लिए आपको समझदार और संयमी होना पड़ता है। कार्यालय ने कहा था, महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं। बॉब हूवर एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट थे जो एयर शो में अक्सर प्रदर्शन किया करते थे। एक बार वे सैन डिएगो से एयर शो में हिस्सा लेने के बाद लॉस एंजलिस में अपने घर की तरफ लौट रहे थे। जैसा फ्लाइट ऑपरेशंस पत्रिका में वर्णन किया गया है, हवा में 300 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज उतार लिया, और हालांकि इस प्रक्रिया में हवाई जहाज को तो काफी नुकसान पहुंचा, परंतु किसी को चोट नहीं आई। इस घटना के बाद हूवर ने सबसे पहले हवाई जहाज के ईंधन की जांच की। जैसी उन्हें आशंका थी, उनके द्वितीय विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज में गैसोलीन की जगह जेट का ईंधन डाल दिया गया था। हवाई अड्डे लौटने के बाद उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पूछा जिसने उनके हवाई जहाज की सर्विसिंग की थी। युवा मैकेनिक अपनी गंभीर गलती पर बुरी तरह शर्मिंदा था। जब हूवर उसके पास पहुंचे तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी गलती की वजह से एक बहुत महंगा हवाई जहाज नष्ट हो गया था और 3 जिंदगियां भी जा सकती थी। आप हूवर के गुस्से का अनुमान लगा सकते हैं। इस लापरवाही के लिए यह कुशल और स्वाभिमानी पायलट कितनी कड़ी फटकार लगा सकता था, परंतु हूवर ने मैकेनिक को फटकार नहीं लगाई। उन्होंने उसकी आलोचना भी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी बाह को उसके कंधे पर रखकर कहा, तुम्हें यह बताने के लिए कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अब तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, मैं चाहता हूं कि तुम कल मेरे F-51 हवाई जहाज की सर्विसिंग करो। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की आलोचना करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप उनकी आलोचना करें। अमेरिकी पत्रकारिता के एक क्लासिक लेख फादर फॉरगेट्स को पढ़ लें। यह लेख पहली बार पीपुल्स होम जर्नल के संपादकीय के रूप में छपा था। हम इस लेख को लेखक की अनुमति से छाप रहे हैं। रीडर्स डाइजेस्ट में इसका संक्षिप्त रूपांतरण इस तरह प्रकाशित हुआ था। फादर फॉरगेट्स उन लेखों में से एक है जो गहन अनुभूति के किसी क्षण में लिखे जाते हैं, जो पाठकों के दिलों को छू जाते हैं। अब यह लेख लगातार पुनर्प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक W. लिविंगस्टन लार्नेड के अनुसार यह लेख हजारों पत्रिकाओं और अखबारों में छप चुका है। इसे कई विदेशी भाषाओं में भी उतनी ही लोकप्रियता मिली है और उनमें भी यह लेख बहुत ज़्यादा बार छपा है। मैंने हजारों लोगों को व्यक्तिगत अनुमति दी है कि वे इसका प्रयोग स्कूल, चर्च और लेक्चर प्लेटफार्म से कर सकें। यह अनगिनत बार असंख्य कार्यक्रमों में रेडियो पर भी आ चुका है। हैरानी की बात है कि कॉलेज की पत्रिकाओं और हाई स्कूल की पत्रिकाओं में भी यह लेख छपा। कई बार
एक छोटा सा लेख रहस्यमयी कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ यही हुआ है। फादर फॉरगेट्स, हर पिता यह याद रखे। डब्ल्यू लिविंगस्टोन लार्नेट। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वे ये हैं बेटे। मैं आज तुम पर बहुत नाराज हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवेल के बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीजें फेंक रखी थी, इस पर मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखेर दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाजें आ रही थी। मेज पर तुमने कोहनियां भी टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चौपड़ लिया था। यह नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे तो तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा था। तब भी मैंने भ्रकुटी तानकर टोका था, अपनी कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़ कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी। जरा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का इससे ज्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए मृग छूने की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिड़क दिया था। कभी तो चैन से रहने दिया करो। अब क्या बात है? और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। तुमने कुछ नहीं कहा था, बस भागकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मुझे चूमा था और गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खटखट करके चढ़ गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ ही देर बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मुझे बहुत ग्लानि हुई। यह क्या होता जा रहा है मुझे? गलतियां ढूंढने की, डांट डपटने की आदत सी पड़ती जा रही है मुझे। अपने बच्चे के बचपन का मैं वह पुरस्कार दे रहा हूं। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तोल रहा था। तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से नजर आता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे सिराने आया हूं और मैं यहां पर घुटने टिकाए बैठा हूं, शर्मिंदा। यह एक कमजोर पश्चाताप है। मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हें जगाकर यह सब कहूंगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे, पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी मजेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफों को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं
तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूंगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लूंगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहना सीखूंगा, वह तो अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं, बड़ा मान लिया था। परंतु आज जब मैं तुम्हें गुड़ी मुड़ी और थका थका पलंग पर सोया देख रहा हूं बेटे, तो मुझे एहसास होता है तुम अभी बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कंधे पर सिर रखे। मैंने तुमसे कितनी ज्यादा उम्मीदें की थी, कितनी ज्यादा। लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो काम वे करते हैं उन्हें वे क्यों करते हैं। यह आलोचना करने से बहुत ज्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इससे सहानुभूति, सहन शक्ति और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ कर देना। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता। फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं? सिद्धांत 1, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 2 की ओर, जो है लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। आपका दिन शुभ हो।